महाकाव्य मतलब पंचकाव्य, ये भी डॉक्यूमेंटेशन है। आयुर्वेद के इतने बड़े मतलब ग्रंथ लिखे गए, ज्योतिष के क्षेत्र में लिखा गया, खगोल भूगोल के विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, लिखा गया। ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ये तो क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर गर्व करने वाले लोग भी उनके चक्कर में आ जाते हैं। हाँ, बात तो सही है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं, हमारा आयुर्वेद का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मैं अभी विदेश प्रवास से आ रहा था, मलेशिया में एक बैठक थी, तो एक सज्जन ने कहा, भाई साहब मैंने कोरोना के काल में महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर 400 क्लिनिकल ट्रायल किए। 400 क्लिनिकल ट्रायल किया उन्होंने 400 व्यक्तियों के ऊपर, वो महामृत्युंजय का प्रयोग किया और कोविड का प्रभाव, दुष्प्रभाव कैसा रहा उसके विषय में उनको सकारात्मक रिजल्ट मिला। तो उस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि अपने यहाँ आयुर्वेद को भी साइंटिफिक ढंग से पढ़ाया जाए। मैंने बोला ये कैसा होता है साइंटिफिक, क्या है साइंटिफिक, कौन तय करेगा आयुर्वेद का साइंटिफिक? आज के साइंटिस्टों के पास इतना ज्ञान है क्या? आयुर्वेद को साइंटिफिक प्रमाणित करने वाले आज के युग में कोई पैदा हुआ है? जिन ऋषियों ने, सुश्रुत, चरक, ऐसे मूर्धन्य विद्वानों ने जो त्रिकालदर्शी थे, जो एक ध्यान लगा कर बैठे तो भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकने की क्षमता थी, ऐसे ऋषियों ने लिखे हुए ग्रंथ के ऊपर आज के चिल्लर लोग या लेबोरेटरी बना करके उसमें टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो प्रूव करेंगे ये आयुर्वेद सही है गलत है। किस गुलामी मानसिकता से हम जी रहे हैं, ये एक विचारणीय है। मैंने बोला बताइए, मैंने उनको 10 ऐसे पॉइंट बताए, 10 और 20 बताए। मैंने बोला आज क्या चल रहा है दिनचर्या में? मेडिकल का स्टूडेंट होता है, एग्जाम्पल, वो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक जग कर पढ़ता है, परिवार में सपोर्ट करते हैं। अभी कोई सीए के स्टूडेंट के विषय में न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि उसकी माँ ने उसको 3-3 बजे तक जग कर रात को चाय बना के चाय पिलाती थी, कॉफी पिलाती थी और उसको पढ़ने में हेल्प करती थी। वाह, क्या है वो साइंटिफिक है। आप स्वयं अपने परिचय में मेडिकल पढ़ने वाले, हेल्थ एजुकेशन को पढ़ने वाले लोगों का आप एक डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। अभी के छात्रों का सबसे ज्यादा रोगी वही पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा रोगी वही पाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो क्या है, रात्रि में तो शहर का निशाचर तो राक्षस लोग हुआ करते थे। रात को 2 बजे भी खाना, 1 बजे खाना, खा के जगना, चाय पी के जगना, वो साइंटिफिक है। मेडिकल साइंस की दृष्टि से रात को 2:30 बजे तक जगना, हमारे ब्रह्म मुहूर्त में आप 24 घंटा पढ़िए, और ब्रह्म मुहूर्त के हम लोग गुरुकुल में शेड्यूल है, 4 बजे से बच्चे पढ़ते 7:30 बजे तक केवल कंठस्थीकरण पे फोकस करते हैं। कंठस्थीकरण याद करना है ना, और उसको याद किया हुआ वो 3.5 घंटे में पढ़ा हुआ सबसे अधिक समय तक, चिरकाल तक वो उपस्थित रहता है मस्तिष्क में। ब्रह्म मुहूर्त का ये प्रभाव रहता है। ये लोगों का मतलब आज की साइंस को हमारे ग्रंथों के माध्यम से, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से ठीक करना पड़ेगा। और बड़े गर्व के साथ कई साइंटिस्ट भी कहते हैं, अरे नासा ने तो ये खोज किया, नासा ने ये बताया कि संस्कृत भाषा का तो इतना बड़ा महत्व है, ऐसा है वैसा है। नासा भी मानने लग गया संस्कृत का तो अब उद्धार होगा। संस्कृत के ऊपर काम करके नासा का उद्धार हो सकता है, संस्कृत का नहीं। संस्कृत का तो पहले से उद्धार है, ये क्लैरिटी होना आवश्यक है। और आज हम जो एक रोजगार लक्ष्य शिक्षा को केवल रोजगार से जोड़ दिया, भारतीय ज्ञान परंपरा में तो ज्ञान के लिए पढ़ा जाता था। विद्या, कुशलता और कला, ये हमारा क्रम होता था।
विद्या सबसे अधिक समय विद्या पढ़ने के लिए देना पड़ता था, और विद्या गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु के साथ सहवास कर, गुरु के मार्गदर्शन में सुन करके, गुरु के द्वारा प्रवचन गुरु करे, और इस माध्यम से विद्या अध्ययन किया जाता था। और कुशलता, गुरु के मार्गदर्शन में हम बार बार प्रयास करके सीखने की जो कला को विकसित करते थे, जो एक आज योग्यता, स्किल बोलते हैं, उसको विकसित करते थे, वो कुशलता और अर्थोपार्जन के लिए अंत में कला सिखाए जाते थे। तो विद्या सीख करके मनुष्य ये जीवन में तय कर पाता था, ये सही और गलत इतना निर्णय करने की क्षमता विकसित करने के लिए विद्या का अध्यापन और अध्ययन की परंपरा रही है। विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु के सानिध्य में जीवन की यात्रा में वो साविद्या या विमुक्त की कल्पना को लेकर के जब हम जीवन यात्रा करते थे, तब सही क्या है, गलत क्या है, इतना निर्णय कर सकने की क्षमता जिस छात्र में विकसित हो, वो समझ लीजिए विद्या उसने पूरा किया। और जब उसकी क्लैरिटी होगी तो वो आगे कुशलता भी प्राप्त करेगा, फिर कला सीखेगा। और ये चीज कोई मतलब आजकल वो विद्या तो हमारे एजुकेशन से ही गायब हो गया, वो चाहे किसी धर्म के नाम से गायब किया हो या किसी भी तरह से। तो आज वो विद्या सीखने की तो परंपरा वो पढ़कर ही होगा। हमारे गुरुजन कहते थे, कभी भी बेटा एक शास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति के पास कभी भी मार्गदर्शन मत लेना, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे जीवन की कोई भी क्षेत्र में जाना है, तो जिसका व्यापक अध्ययन है, अनेक ग्रंथों का जिसने अध्ययन किया है, अनेक शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया है, ऐसे गुरु से ही मार्गदर्शन लेना। एलोपैथी मात्र पढ़े हुए लोगों के पास भी ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। केवल आयुर्वेद मात्र पढ़ा हुआ है और उसको एलोपैथी का नॉलेज नहीं है, तो भी उसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयुर्वेद के पास ही जाओ, लेकिन दोनों का जिसको अध्ययन हो। और अन्य हमारे आयुर्वेद पढ़ाने के लिए भी गुरुजी एलिजिबल छात्र की योग्यता तराशते थे। तो छात्र की क्या योग्यता होनी चाहिए? सामान्य व्याकरण पढ़ के, व्याकरण मात्र पढ़ के अगर वो आयुर्वेद की परिभाषा करता है तो वो गलत करेगा, क्योंकि उसमें वो पाणिनि व्याकरण से भी पूर्व आयुर्वेद की रचना और हमारे यहाँ ग्रंथ के रूप में आया। तो वह आयुर्वेद पढ़ने के लिए गुरुजी कहते थे, पहले तो पंचकाव्य का अध्ययन करो, रामायण का अध्ययन करो, महाभारत का अध्ययन करो, थोड़ा वेद का भी अध्ययन करो, उसके बाद और व्याकरण, ये सब अध्ययन करने के बाद वो आयुर्वेद पढ़ने के लिए वह एलिजिबल होता है। तो व्यापक उसको नॉलेज हो जाता है। कई शब्दों का उसमें आयुर्वेद की दृष्टि से कुछ शब्दों की परिभाषा अलग है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ अलग है। ऐसा कई बार होता है। इसलिए तथाकथित आज जो आयुर्वेद की दुकान खोलकर बैठने वाले लोगों के पास भी चिकित्सा कराना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसमें कई धातुओं का भी प्रयोग होता है। वो धातु शुद्धि का प्रोसेस यदि ठीक से ना हुआ हो तो आपकी किडनी भी डैमेज कर सकता है, बॉडी के कई पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। फिर आएगा आरोप आयुर्वेद के ऊपर कि आयुर्वेद कराएगा, किडनी फेल हो गया। अयोग्य व्यक्ति के पास जाओगे तो इसी होगा। तो कई बार, और अभी 3-4 देश के मैं प्रवास में, कॉन्फ्रेंस में सारी बातें आई कि भाई साहब ज्योतिष तो इतना साइंटिफिक है, लेकिन वो ज्योतिष बदनाम कर दिया ना वो दुकानदारों ने, ऐसा भी कहते हैं। आयुर्वेद वो गुजरात में कहावत है, ऊट वैद्य बोलते हैं, ऐसे लोगों के कारण आयुर्वेद बदनाम हो गया। अरे भाई साहब, आधुनिक जगत का तो भी तो थोड़ा चेहरा देख लो। एलोपैथी में कितना फर्जीवाड़ा है, कितना फर्जीवाड़ा है। कोरोना में तो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, हम सभी ने, जो 500, 700, 1000, 2000 की दवाई भी न लगा हो, इसी जगह 10-10 लाख रुपए लिए, वो लूट तंत्र नहीं है। ज्योतिष वाला इतना नहीं लूटेगा, इतना कोई कर्मकांड करने वाला नहीं लूटेगा।
लेकिन जो लूट आधुनिक जगत में भी तथाकथित लोगों ने चलाया है, उसको क्यों हम चर्चा नहीं करते? यदि तुलना किया जाए, आज देखेंगे, वो एग्जांपल देता हूँ आपको। बादाम है, बादाम तो हम सभी खाते हैं, राइट? और बहुत परंपरा में चुस्त और थोड़ा पारंपरिक उसको मानने वाले लोग रोज 5 बादाम भिजाएंगे और उसको छील के 5 बादाम खाएंगे, उसका बुद्धि होगा। बादाम के विषय में लेबोरेटरी में चैलेंज कर रहा हूं मैं मेडिकल साइंस को। फर्जी रिपोर्ट बनाया गया है। बादाम रोज खाने वाली चीजें नहीं है। बादाम रोज खाने से ब्लॉकेज हो सकता है, ये आयुर्वेद का हमारा रिसर्च है। और बादाम रोज खाने से ब्लॉकेज हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकता है। इसलिए बादाम कभी कभी महीने में 4-5 बादाम खाओ, बहुत हो गया। लेकिन ये क्या नहीं क्या। और सबसे बड़ी बात क्या चीज, हम सुबह उठ करके रात्रि शयन तक का जो हमारा दिनचर्या, केवल दिनचर्या। आज हम रास्ते में यात्रा कर रहे थे नागपुर से, तो माननीय शंकरानंद जी का मार्गदर्शन कर रहे थे कि दिनचर्या को ठीक करना चाहिए। दिनचर्या के ऊपर फोकस कर रहे थे, चर्चा होने वाली समय को लेकर। वो दिनचर्या सुबह उठ के रात्रि शयन तक हमारा कितना प्रतिशत सही है, एक बार साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि से अगर चेक करेंगे तो 90% हमारा दिनचर्या गड़बड़ होगा। कहां से स्वस्थ होंगे हम? क्योंकि स्वस्थ होंगे तो लोगों की दुकान में चलेंगे। इसलिए सिलेबस से हटा दिया गया, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। ये हमको विटामिन के लिए, उसके लिए, अंडे खिलाने के लिए हमारा सिलेबस में आता है, पाठ्यक्रम में आता है, एडवर्टाइज आता है। अंडा मांसाहारी करने वाले लोग भी होंगे, मैं उसका आपत्ति नहीं है हमको, लेकिन मांस में भी, मतलब यह मंच से बोलना कितना उचित होगा पता नहीं, लेकिन सबसे डेंजर, मतलब कहीं भी मांस को लेकर के आयुर्वेद में भी मेडिसिन की दृष्टि से बहुत चर्चा है, लेकिन अंडे खाने का कहीं भी चर्चा नहीं है। वो आम गर्भ है। अंडा तो सबसे डेंजर है। कॉन्स्टिट्यूशन, पेट संबंधित कोई भी रोग को सबसे बड़ा वो करता है तो एक अंडा, लेकिन एडवर्टाइज में है, पाठ्यक्रम में है। और सर्वाधिक, एक छोटे से फल में सर्वाधिक गुण जिसके अंदर है वो आंवला कोई भी सिलेबस में नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में बताया अंडे का कहीं, हाँ अंडे का एक जगह, मतलब 4 ऐसे रोगों के लिए बताया, जैसे कि जो कसुबावड़, मिसकैरेज होता है जब बच्चा जन्म से पहले, तो उस समय जब रक्त स्राव अधिक होता है तब अंडे को कैसे लेना, उसकी भी विधि है। तो वो शरीर के लिए एक वो घटना के लिए फायदा है। बाकी सबसे डेंजर ये बॉयलर चिकन और एग है। ये आज के सत्र में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये कितनी बड़ी भ्रांति है। उसको विटामिन और शरीर के फायदे के लिए लोग बोलते जिम करो, अंडे खाओ। कई केस हमने हैंडल किए ऐसे अंडे के रोगी को। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से हम कहाँ हैं, क्या स्थिति है हमारी, बहुत, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, मैं बहुत छोटी बात लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए शेयर करना मुझे उचित लगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो आज के लोगों को ठीक होना है भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से। आज 100 वर्ष का पंचांगी मिलता है। 100 वर्ष के बाद कौन से तारीख को, कौन से समय में, कौन सी तिथि को, कितने बज के कितने मिनट सेकंड में चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, हमारे ऋषियों ने वो गणित सिखाया हमको। आज बताओ आज का युग का कौन सा साइंस है? मतलब जब तो ये साइंस नाम की चीज कुछ विकसित संसार में थी नहीं, तब से तो हमारा ज्योतिष शास्त्र है। तब वो उन्होंने कहा कि 1000 साल के बाद, 100 साल के बाद भी इस दिन, इस समय सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्योदय होगा। साइंटिफिक कौन है? तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन और साइंस के नाम पे, लेबोरेटरी के नाम पे क्या क्या चल रहा है, इसमें हम सभी को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, विद्वानों के शरण में जाके बैठना पड़ेगा, तभी होगा। और बदनाम कैसे किया जाता है, एक उदाहरण की दृष्टि से बताऊं। परंपरा को कैसे बदनाम करते हैं? कई बार बोलते हैं कि उस समय
टेलीविजन नहीं था, न्यूज नहीं, इंटरनेट नहीं था, इसलिए बहुत लोग आयुर्वेद के चक्कर में मर जाते थे। लेकिन हम तक समाचार नहीं पहुंचता था क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम नहीं था, ऐसा ऐसा कहते लॉजिक थे। और एक ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सर्जरी करते समय अपने असिस्टेंट से चर्चा करता है, वो ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन के क्रम में बोल रहा है अपने असिस्टेंट को, अरे कैंची लाओ, कैंची लाओ। फिर बोले इसको कट करो, कट हो जाता है। फिर वो असिस्टेंट बोलती है, अरे बहुत खून बह रहा है, बहुत खून बह रहा है, बहुत खून, उसको रोको, उसको रोको। ये संवाद, ऑपरेशन थिएटर की इतने संवाद को बाहर सुनने वाला क्या समझेगा कि अरे वो किसी से कैंची मांग रहा है, फिर कट, उसको काटो बोलता है, कट किया तो बोले खून बहुत ज्यादा बह रहा है तो उसको रोको बोलता है। तो इतना ही रिकॉर्डिंग अगर सुना आपके सोशल मीडिया में आया तो क्या समझेगा, अरे यहाँ तो किसी का मर्डर हो रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि ऑपरेशन थिएटर की चर्चा है वो। तो ऐसे ऐसी चीजों को इसी प्रकार से परंपरा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का सुनियोजित आयोजन किया गया। फिर भी आज इतना साइंटिफिक होने के कारण, हमारे यहाँ साइंटिफिक होने के कारण आज तक हम भारतीय परंपरा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि किसी ने समाप्त नहीं कर सका, क्योंकि वास्तव में हम साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं। और हमें इन चीजों को अध्ययन विद्वान के पास करना पड़ेगा, हमको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन करना पड़ेगा। और हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, दोनों हमें कई स्मृतियां, आपने बताया कुंडेश्वर ने कि कई पुराण लिखे गए, स्मृतियां लिखी गई, क्यों एक स्मृति लिखने के बाद फिनिश हो जाना चाहिए था, क्यों दूसरी स्मृति, तीसरी, चौथी, ऐसे क्रमशः स्मृति ग्रंथ लिखे गए। आज भी अब इस युग के अनुसार एक स्मृति ग्रंथ लिखने की आवश्यकता अब दिखाई दे रही है। तो स्मृति ग्रंथ का यही है, वेद हैं, उन वेद के अधिष्ठान में आधार पर क्रमशः युग के अनुसार, युग धर्मानुसार, युगानुकूल हमारी समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए स्मृति ग्रंथ लिखे गए। कोई स्मृति उस युग में सापेक्ष था, फिर क्रमशः तो इतने मुख्य 18 कहो, 36 कहो, 24 कहो, सारे स्मृति ग्रंथ का प्रमाण ही ये है कि हम हमेशा अपडेटेड रहे, युगानुकूल हुए, हम जड़ नहीं हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में भी हमें युगानुकूल बनना है, लेकिन युगानुकूल की पद्धति क्या है? तो इसी प्रकार से हमारे समाज में कई व्यवस्थाएं ऐसी प्रतिष्ठित हो गई और हमारे यहाँ अध्ययन की एक अद्भुत अपनी परंपरा थी। क्यों कहा माता प्रथम गुरु, अत्याज्य गुरु है माँ। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, कुपुत्रो जाए तो क्वचित अभी कुमाता न होती। माँ का कितना स्थान होता है? माँ पहली गुरु है, पिता द्वितीय, आचार्य तृतीय। जन्म देने के बाद उपनयन संस्कार के क्रम में आगे बढ़ते हुए जो ज्ञान उसका अध्यापन कराने वाले पिता ही वह गुरु है। लेकिन व्यवस्था बहुत होती गई और बताया कितना कि कौन सी अवस्था में कैसे शिक्षा देना। लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि तु ताडयेत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रं समाचरेत्। स्पष्ट बताया कि सरल सुभाषित है, आप सभी भी जानते होंगे। 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन करो, लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक उसको डिसिप्लिन, अनुशासन, कानून मत सिखाओ, वो स्वतंत्र छोड़ दो उसको। लालयेत, केवल उसकी लालना करो, प्यार करो, स्नेह करो उसको। वो जो अपने शरीर को जब तक वो क्षति नहीं पहुंचाता है वैसी गलती में वहां तक उसको रोको मत। वो पानी ढोलता है, गंदा करता है, कुछ फाड़ता है, नुकसान करता है, छोड़। वो साइंटिफिक है, क्योंकि वो बचपन में उस प्रकार की विकृति वो पूरी तरह से निकाल सके। और फिर ताड़े तो 10 वर्षाणी, ताड़ना, दंडित करना, शिक्षा करना, डिसिप्लिन में रखना। बहुत लोग कहते हैं बहुत शिक्षा में बच्चों को मारना नहीं चाहिए, नहीं, अनुशासन में, कठोर अनुशासन है, उसके लिए जो भी करना पड़े 10 वर्ष 16 वर्ष तक उसको कठोर अनुशासन में रखकर, जैसे कुम्हार एक घड़े को अग्नि की भट्टी में डाल के पकाता है तो वह पक्का घड़ा फिर लीकेज नहीं होता है, फूटता नहीं है। ऐसे पक्के घड़े बनाने के लिए
10 वर्षाणि तु ताडये प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र क्षमाचरे। जब 16 वर्ष का हो जाता है तो वो मैच्योर हो गया, फिर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो। नहीं मित्र नहीं, मित्रवत व्यवहार करो, मित्र जैसा है तो बेटा है। आज क्या हो रहा है कि हम 2-2.5 वर्ष में ही बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और उसको अनुशासन डिसिप्लिन के नाम पे उसके ऊपर जो हम अत्याचार कर रहे हैं, तो वो अत्याचार की चर्चा करेंगे तो पूरा दिन निकल सकता है। तो वो अनसाइंटिफिक है, वो साइंटिफिक नहीं है। और फिर क्या होता है 16 वर्ष की बात, फिर हम उसको डिसिप्लिन लाने के अनुसार, तब तक वो बच्चा ही रहता है। फिर 35 साल के बाद शादी सोचते, तब तक भी वो बच्चा रहता है। तो जो असंतुलन हमारे यहाँ समाज में आज हो रहा है, तो हम अवैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सारी समस्याएं खड़ी है। खान पान को लेकर के हमारी पारंपरिक विषय, अब दही है, हर डॉक्टर दही के लिए बोलता है। दही हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में मांसाहार यानी नॉन वेज वेजिटेरियन ऐसा है ना, अब तो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन एगेटेरियन और एक दूध भी न पीने वाले को और भी कुछ कहते हैं, वो मैं भूल गया, वीगन। हाँ वगैरह। हाँ अब मैं कंबोडिया गया था, कंबोडिया के प्रवास में मैं गांव में गया, वहाँ गुरुकुल की दृष्टि से मैं प्रवास किया। तो वहाँ बहुत अच्छी गाय, नस्ल की गाय देखने का मन हुआ, क्योंकि वहाँ दूध नहीं मिला मुझे गाय का। तो मैंने बोला यहाँ के लोग दूध कौन सा पीते, तो थाईलैंड से विभिन्न देशों से आयात करते हैं। तो मैं गांव में गया, जो गाय लोग रखते, गाय पाल के रखे हैं उनके यहाँ गया। तो मैंने बोला इतनी सुंदर सुंदर गाय है, इतनी सारी गौएं आपने रखी हैं, तो दूध क्यों नहीं इधर बाहर से आयात करते? दूध उनके घर में भी पैकेट का दूध पिलाया हमको। तो बोले अरे आप गाय का दूध पीते? मैंने बोला तो? बोले गाय का दूध तो बछड़े के लिए होता है, हमारा थोड़ी अधिकार है। तो मैंने बोला वाह गजब है, तो फिर गाय किस लिए पाल रखी है? बोले ये तो हम मीट के लिए, उसका मांस खाने के लिए। कंबोडिया में गांव में गाय पालते हैं केवल मांस खाने के लिए, और दूध वो आयात करते हैं। फिर मैंने बोला तुम दूध पीने के लिए तो दया कर रहे हो कि बच्चे का वो, क्योंकि वो भी कि बच्चा अगर 2 थन से ज्यादा तीसरा थन पीता है गाय का बछड़ा, वो उसको दस्त हो जाता है, वो बाकी का दूध हमारे लिए ही है। तो अब वो मैं वहाँ चर्चा किया, तो मैंने बोला मांस खा सकते हो गाय को काट के और दूध नहीं पी सकते? तो बोले नहीं अच्छा जी हम नहीं काटते, वो हम तो कसाई को दे देते, वो काटता फिर हम मीट ले आते हैं। तो अब चिंतन का विषय है। अब वहाँ ऐसे स्थान पर पूरे देश में मतलब गाय का दूध नहीं मिला इधर घूमने पर, तो ऐसे क्षेत्र में भी हमको काम करना है, उनको भी भारतीय मतलब साइंस विज्ञान समझाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, समय की मर्यादा है। तो बहुत अच्छा विषय इस संस्थान में लोकनायक बापूजी महिला महाविद्यालय ने आज विषय उठाया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और विशेषकर महिला विद्यालय है तो मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि जीवन में मतलब कुछ सामाजिक प्रयासों में कभी कुछ कर सका तो बेटा ये कन्या गुरुकुल अवश्य करना, आदर्श कन्या गुरुकुल। स्त्री शिक्षा की जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक पद्धति है वो आज लुप्त होती जा रही है। तो बालकों के लिए तो अनेक गुरुकुल हैं, कन्या की तुलना में बहुत कम है, लेकिन वो भी शास्त्रीय एकदम आदर्श तरीके का होना चाहिए। और तो उसी समय मैंने पूछा ठीक है गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए, प्रयास करेंगे, लेकिन कन्या शिक्षा में क्या होना चाहिए विशेष, तो कुछ बुलेट पॉइंट बता देंगे? तब उन्होंने बताया क्योंकि आज तो लड़ाई है बराबर, स्त्री पुरुष बराबर, तो हम लोग गुरुकुल में स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए खेल अलग है। उदाहरण महाराष्ट्र का प्रसिद्ध एक क्रीड़ा है मल्लखम, एक रोप मल्लखम और एक पोल मल्लखम, आप सभी जानते होंगे। तो रोप मल्लखम कन्याओं के लिए सर्वथा योग्य है, पोल मल्लखम कन्या की शरीर की रचना के दृष्टि से बिल्कुल अवैज्ञानिक है। इसलिए हम गुरुकुल में बालकों को दोनों सिखाते हैं, बालिकाओं को हम रोप मल्लखम सिखाते हैं। ऐसे बालकों के लिए 64 कला हमने आइडेंटिफाई किए
और बालिकाओं के लिए 72 कलाओं का हमने उसको अलग वर्गीकरण किया। तो जो साइंटिफिक है, जो ईश्वर ने बनाया है, जो स्त्री पुरुष, तो हम कौन होते हैं उसको समान और किस रूप में समान, है ना। तो शिक्षा को लेकर तब वो गुरुजी कहा करते थे कि स्त्री शिक्षा के लिए सबसे भार देना आयुर्वेद। आयुर्वेद का थोड़ा प्रासंगिक चर्चा हो गया है उदाहरण के माध्यम से, इसलिए आप सभी से भी मैं इस संस्था के संस्थापक, संस्था चालक, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, आचार्य, सभी विद्वानों से एक करबद्ध आपके चरणों में एक निवेदन रखता हूँ कि आपके यहाँ चाहे उसको सर्टिफिकेट कोर्स हो या उसको डिप्लोमा कोर्स हो, किसी भी माध्यम से आयुर्वेद शिक्षा अवश्य दिलाइए। उसका कंटेंट, एक्सपर्ट की सभी हमारी जिम्मेदारी और बहुत वैज्ञानिक ढंग से जीवन जीने की कला आयुर्वेद में अद्भुत बताया है। और वह वैज्ञानिक मतलब एक आयुर्वेद की क्लैरिटी होने से हमारी संपूर्ण समाज की व्यवस्था क्रमशः अच्छी और सुदृढ़ और स्वस्थ हो सकती है। हम 2 प्रोजेक्ट में विशेष कार्य कर रहे हैं, एक सुप्रजा और एक सर्वे सन्तु निरामया। सुप्रजा यानी उत्तम संतान कैसे जन्म लें, ऐसे युवान कपल को केंद्र में रखते हुए सुप्रजा के लिए भी स्पेशल हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। और सर्वे सन्तु निरामया, सभी कैसे स्वस्थ रहें, समाज कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है। ये आरोग्यचर्या, दिनचर्या, किसी भी नाम से हम एक हमारी कम से दैनंदिन जीवन शैली, हम उसको एक पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से अगर सिखा सकते हैं तो कंटेंट और एक्सपर्ट की जिम्मेदारी के लिए मैं वचन देता हूँ, मैं हमेशा आपको सहयोग करूँगा और ये अवश्य लागू कीजिए। धन्यवाद।